देहरादून में जो महिलाओं की जनसंख्या है वो लगभग 9 लाख है और इसमें जो सर्वे किया गया है, सर्वे में लगभग 400 या 410 महिलाओं का सर्वे किया गया है। देहरादून राजधानी सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, एक एजुकेशनल हब भी है और इस खबर के बाद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर दूरस्थ स्थानों से आकर यहाँ पर स्टडी करते हैं। और स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें वर्किंग कितने हैं, नॉन वर्किंग कितनी हैं, या फिर उसमें महिलाएं जो कि टूरिस्ट हैं वो कितनी हैं, ये स्पष्ट नहीं है। रोड साइड या रोड पर जो हैरेसमेंट ऑफ वुमेन की बात है वो देश का एवरेज 7 है और देहरादून का 6 है। तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि जो क्या सर्वे में पूछे गए सवाल न्यूट्रल थे, जैसे कभी हाँ और ना में सवाल पूछे जाते हैं। क्या रात को आपको डर लगता है, तो आदमी बोलेगा हाँ रात को डर लगता है, ठीक है, और रात को क्यों डर लगता है इसके अलग आंसर हो सकते हैं। कि वो यहाँ पर टीम यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखने के लिए या यहाँ के एनवायरनमेंट को देखने के लिए स्वयं नहीं आई है। तो डेफिनेटली हमको बुलाएंगे कि आपने एक सर्वे किया है और एक शहर को आपने उसमें चिन्हित किया है। तो ये परसेप्शन बेस्ड है, इसमें कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं लिए गए हैं जिसमें कि महिलाओं से पूछा जाए। 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं का सर्वे, अब वो कौन सा वर्ग है या कहाँ के शहर है या देहात क्षेत्र है वो स्पष्ट नहीं है। इस रिपोर्ट के कारण कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोज आने लगे थे, कुछ ऐसी बातें होने लगी थी। किस तरह के, जैसे मैंने 4-5 वर्ग बताए, सीनियर सिटीजन है कि वो बच्चियां स्कूल कॉलेज गोइंग है कि वो वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, तो एटलीस्ट हमारी पुलिसिंग या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको हम उस पर फोकस कर पाए। इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर एक सर्वे किया गया था जिसका नारी नाम से सर्वे था और चूंकि सर्वे रिपोर्ट आई थी, चूंकि इसमें देहरादून शहर भी 31 शहरों में इसका नाम था और मोस्टली सभी राजधानी में इसका सर्वे जो किया गया था, तो उस सर्वे रिपोर्ट को एक्चुअल में तो नहीं मिले, लेकिन जितनी जानकारी करने के बाद हमारी जो टीम है उन्होंने उस पर जो है फोकस पॉइंट पर, चूंकि देहरादून को एक प्रोजेक्शन दिया गया था कि अनसेफ शहरों में किया गया था, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा जो रिपोर्ट का भी स्टैटिक्स हैं कुछ जो हमें मिल पाए थे, ये सर्वे अनसेफ्टी के लिए नहीं था कि अनसेफ कहाँ पर, ये था कि सेफ महिलाएं कहाँ पर किस प्रोजेक्शंस पर हैं उसको लेकर किया गया था। और जिसमें कुछ बताया गया था कि नेशनल एवरेज 64 के करीब है और जो देहरादून का 60 है और एक सिटी जो कोहिमा है उसका 84 है। तो जो प्रोजेक्शंस था उस बारे में हमारी टीम ने थोड़ा सा जानकारी करी और इसमें जानकारी करने के बाद कुछ तथ्य बहुत ज़रूरी थे। उन तथ्यों को जरूरी शेयर करना इसलिए था कि देहरादून राजधानी सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, एक एजुकेशनल हब भी है और इस खबर के बाद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर दूरस्थ स्थानों से आकर यहाँ पर स्टडी करते हैं और इसी माहौल में यहाँ भेजते हैं कि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पेरेंट्स की भी एक चिंता बन जाती है कि उनकी बच्चियाँ अगर यहाँ पर इतनी दूर पढ़ रही हैं तो इस सर्वे रिपोर्ट से कहीं ना कहीं पैनिक होने का एक कारण बन सकता है। साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, खासकर देहरादून के साथ साथ मसूरी और आसपास टिहरी, धनौल्टी, ऋषिकेश और चारधाम का भी एक महत्वपूर्ण एक मार्ग है और अभी भी हमारी चारधाम यात्रा जैसे बारिश के बाद फिर एक चरम पर पहुंचेगी। इस तरह के टूरिस्ट में भी एक खासकर महिला जो टूरिज्म है, पिलग्रिम्स हैं, उनमें भी एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत जरूरी था कि इन चीज़ों को बताना, चूंकि एक सर्वे ये आ रखा है। पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर वैसे तो आप लोग को जानकारी अब हो गई होगी कि ये सर्वे कोई सरकारी एजेंसी या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इनके द्वारा सर्वे नहीं किया गया था। एक प्राइवेट एजेंसी विद कुछ इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, उसके साथ मिलकर एक सर्वे रैंडम सर्वे किया गया था और इस सर्वे पर एक इमेज बनाई गई है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देहरादून पुलिस को और हम लोग ने इसको स्टडी किया थोड़ा, और स्टडी करने के बाद इस सच्चाई को कि क्या इसके पीछे फैक्ट्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ महिला अधिकारी हैं, जया है यहाँ पर, एसपी ऋषिकेश, तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग इन्होंने अपने हिसाब से जो रिपोर्ट्स के आधार पर और की है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा शेयर कर दें। जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो नारी 2025 सर्वे किया गया था, तो इसमें जो हमने एनालिसिस किया और जो हमने देखा कि देहरादून शहर को आखिर असुरक्षित क्यों माना गया, क्यों उन्होंने ऐसी रिपोर्ट लिखी और क्यों अखबारों में ऐसा आ रहा था, तो वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद कुछ आंकड़े हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि देहरादून में जो महिलाओं की जनसंख्या है वो लगभग 9 लाख है और इसमें जो सर्वे किया गया है, सर्वे में लगभग 400 या 410 महिलाओं का सर्वे किया गया है, जो कि मात्र 0.004% है। तो ये आंकड़ा कहीं से भी जो 9 लाख महिलाएं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। दूसरी बात, इसमें जो सर्वे में शामिल किया गया है वो 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को शामिल किया गया है और वो कौन सा ग्रुप है, वो स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें वर्किंग कितने हैं, नॉन वर्किंग कितनी हैं, या फिर उसमें महिलाएं जो कि टूरिस्ट हैं वो कितनी हैं, ये स्पष्ट नहीं है। इसमें जो इंटरव्यू बेस्ड है वो एनालिसिस किया गया है, इसमें कोई भी फिजिकल यहाँ पर कोई टीम नहीं आई है जिसने कि इंटरव्यू लिया हो।
उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट किया है, या तो टेलीफोनिकली बात की है और या फिर उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से बात की है। यानी कि वो यहाँ पर टीम यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखने के लिए या यहाँ के इन्वायरमेंट को देखने के लिए स्वयं नहीं आई है। और इसके अलावा जैसे कि इन्होंने बताया है कि लगभग 4% महिलाएं यहाँ पर ऐप का यूज़ करती हैं या फिर मोबाइल का यूज़ करती हैं, ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गौरा शक्ति ऐप है वो उसी का लगभग 1.25 लाख का रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा CM हेल्पलाइन, जितने भी हमारे ऐप्स हैं, उत्तराखंड पुलिस ऐप, इस तरह के बहुत सारे जो ऐप है 112, इन सब पे महिलाएं जो है लगातार शिकायतें करती हैं। निरंतर उनकी हमें जो सूचनाएं हैं वो कॉल्स वगैरह प्राप्त होती रहती हैं। इसके अलावा जैसे हम देखें तो ये इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इन्होंने आंकड़े लिए हैं, वो आंकड़े केवल परसेप्शन पर आधारित है। उसमें कोई भी क्राइम का जो है वो डेटा नहीं लिया गया है। जैसे कि अगर हम पुलिस से संबंधित बात करें तो केवल 2 पॉइंट पे किया है। इसमें पुलिस पेट्रोलिंग को शामिल किया गया है और क्राइम रेट को शामिल किया गया है। लेकिन उसमें जो पुलिस पेट्रोलिंग है उसमें महिलाओं ने अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस किया है। जैसा कि अगर आप सर्वे में भी देखेंगे तो ये परसेप्शन बेस्ड है। इसमें कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं लिए गए हैं जिसमें कि महिलाओं से पूछा जाए आंकड़ों के आधार पर कोई डेटा, जैसे NCRB या किसी का डेटा लेकर पूछा जाए, ऐसा नहीं पूछा गया। केवल परसेप्शन बेस्ड कि आप कैसा महसूस करते हैं, इस आधार पर वो लिया गया है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूंगा, जो मैंने अभी हमारी टीम ने इसको देखा था, जो प्राइमरी रूप से इसमें जो कोहिमा है जिसका बताया गया था, जो मतलब जो देखा गया रिपोर्ट्स के अनुसार, उसकी जो उसमें दिखाया गया जो देहरादून का है वो 33% दिखाया है कि पेट्रोलिंग और इसके हिसाब से, और जो कोहिमा का वो शायद 11% है। मतलब 3 गुना ज़्यादा पुलिस सेटिस्फेक्शन ऑन द प्रेजेंस अगर देखा जाए कंपैरिजन में ही है। और दूसरा जो एक आंकड़ा मैं देख पाया था उसमें कि जो एक मेन था उसमें कि रोड साइड या रोड पर जो है जो हैरेसमेंट ऑफ वुमेन की बात है वो देश का एवरेज 7 है और देहरादून का 6 है। तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि जो पुलिस परसेप्शन को लेकर कि असुरक्षित है, वो दोनों आंकड़ों में जो है देहरादून का, अगर चाहे कोहिमा से कंपेयर कर लें जो पहले नंबर पर है, और चाहे आप एक नेशनल एवरेज भी देख लें कि पब्लिक वे में हैरेसमेंट की बात की, उसमें लिखा है कि 7% लोग पूरे 31 शहरों में पब्लिक एवरेज है, और जबकि देहरादून का उन्होंने 6% बताया। जैसे कि सर ने बताया है कि जो सर्वे है उसके आंकड़े भी आपको बताए, तो इसमें लगभग 3 गुना ज़्यादा पुलिस पेट्रोलिंग को की वजह से महिलाओं ने अपने आप को सेफ माना है। यानी कि 33% महिलाओं का कहना है कि पुलिस पेट्रोलिंग की वजह से हम यहाँ पर सेफ फील करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देहरादून जो है एक एजुकेशन हब है और साथ ही साथ यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर लगभग 70,000 जो बाहर के प्रदेशों के और देशों के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिसमें 43% केवल छात्राएं हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो देहरादून को सुरक्षित मानते हुए लगभग अपनी 30,000 जो बेटियां हैं यहाँ पर आकर पढ़ रही हैं, तो सुरक्षित मानते हुए यहाँ पर भेजा जाता है। साथ ही जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर बड़ी संख्या में परिवारों के साथ लोग आते हैं, तो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आकर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, मसूरी जाते हैं। और देहरादून में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसमें कि वर्ष भर यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से ये जो आंकड़े हैं ये परसेप्शन बेस्ड है, जिसकी वजह से कि इस रिपोर्ट के कारण कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस आने लगे थे, कुछ ऐसी बातें होने लगी थी। इसलिए हमने सोचा कि इस रिपोर्ट के पढ़ के और एनालिसिस करके तब हम इस को प्रस्तुत करें कि आखिर सही स्थिति है क्या। इसमें थोड़ा इंटरेक्शन भी कर लेंगे। मैं बस 2-3 मिनट में कंक्लूड करूंगा अपनी बात, फिर आपके सवाल भी ले लेंगे इसमें। जैसा कि अभी बताया कि जो प्रेजेंस 33% ऑफ फोर्स उत्तराखंड में जो अभी देखा जाए पुलिस में है, जो किसी भी विभाग में नहीं है, वो 33% अभी हमारी महिला शक्ति है जो थाने चौकी या अन्य जगहों पर कार्यरत है। और जैसा आप जानते भी कि हमारे पास अभी इस जिले में चूँकि राजधानी है तो देखा जाए तो 2 महिला SP और 1 CO भी हैं, जो कहीं भी किसी भी जनपद में नहीं है। तो महिला संबंधी अपराधों या महिला की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार द्वारा भी आप देख सकते हैं कि महिला अधिकारियों की नियुक्ति, चाहे वो जनपदों में एज अ प्रभारी के रूप में हो, चाहे उनके अधीनस्थ के रूप में हो, ये बड़ी संख्या में की गई। और ये एक पॉजिटिव सोच है क्योंकि महिला संबंधी अपराधों उनकी निवारण के लिए जो है महिला अधिकारियों की भी नियुक्ति हर जनपदों में की जा रही है। अब मैं थोड़ा सा, चूँकि एक प्राइवेट इसमें सर्वे किया गया, पर प्राइवेट सर्वे कुछ कॉलेजेस पे किया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनकी टीम के द्वारा, और इसमें कुछ बिंदु हैं जो मैं रेस करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग भी बहुत जागरूक हैं और बहुत लर्नेड हैं और आपके माध्यम से चीज़ें पहुँचती भी हैं। तो इसमें जो चीज़ निकल के आई, जो हमारी टीम ने निकाला है कि जो ये प्राइवेट सर्वे किया गया है, ये क्या महिलाओं की सुरक्षा की धारणा मापने के स्केल के मापदंडों पर है कि नहीं है। क्योंकि हर स्टडी के लिए एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए मापदंड होता है कि उस मापदंड में के अनुसार किया गया कि नहीं किया गया है। क्योंकि महिला सुरक्षा के जब आप सवाल करेंगे तो उसके मापदंड अलग होंगे, आप किसी अन्य चीज़ की रिसर्च करेंगे तो या कोई सर्वे करेंगे तो उसके मापदंड अलग होते हैं।
क्या सर्वे में पूछे गए सवाल न्यूट्रल थे, जैसे कभी हाँ और ना में सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हाँ में ना में सवाल थे कि या कोई सेंटेंस बेस्ड थे, जैसा बताया गया अभी एसपी मैडम द्वारा कि ये सवाल व्यक्तिगत इंटरव्यू मतलब व्यक्तिगत नाम मिलकर, जबकि ये फ़ोन के माध्यम से या ऑडियो वीडियो माध्यम से किए गए थे। तो क्या वो सवाल जवाब के रूप में थे कि वो किसी शब्दावली के रूप में थे जिसमें नकारात्मक सवाल पूछने के जो क्वेश्चनर होता है, अगर हम नेगेटिव परसेप्शन से कोई सवाल पूछते हैं, क्या रात को आपको डर लगता है, तो आदमी बोलेगा हाँ रात को डर लगता है, ठीक है, और रात को क्यों डर लगता है इसके अलग आंसर हो सकते हैं। तो क्या वो किस धाराओं पर आधारित था, ये भी उसमें अभी क्लियर नहीं है। कि तीसरा मेरा जो टीम के द्वारा बताया गया कि जो उत्तरदाता है, जो डेमोग्राफिक विवरण क्या था, जैसे किस आयु के लोगों से पूछा, 400 लोग जो बताया गया कि 400 कुछ लोगों से पूछा गया, तो उसमें किस आयु वर्ग से पूछा गया, क्या वो स्टूडेंट थे, क्या वो सीनियर सिटीजन थे, क्या वो हाउसवाइफ थे, क्या वो वर्किंग वुमेन थी, क्या वो टूरिस्ट थे, रोजगार की स्थिति क्या थी, वो किस क्लास से आते थे, और स्थानीय थे कि पर्यटक थे। स्थानीय लोग के अपने सुरक्षा के मानक और फीमेल के परसेप्शन हो सकते हैं, पर्यटक के दूसरे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भी एक पर्यटक के रूप में किसी अनजान शहर में जाते हैं, अगर देर रात्रि हम कहीं घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक असुरक्षा की छोटी सी भावना आती है कि हमारे यहाँ कोई नोन नहीं है, कहीं कोई बात होगी तो लेट नाइट ना घूमें। लेकिन जो स्थानीय होते हैं उनको पूरे शहर की जानकारी होती है, जैसे स्थानीय महिलाओं को सब पता है कि रात को हम घंटाघर जाएंगे सुरक्षित, हम राजपुर रोड जाएंगे हम सुरक्षित है, या हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है और कोई ऐसी बात होगी तो हम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि किन से पूछा गया। क्या नमूना शहर की वास्तविक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। फॉर एग्जाम्पल 2011 के सेंसस में जो कोहिमा का जो फर्स्ट स्थान है, उसकी जनसंख्या 2011 के हिसाब से बता रहा हूँ 2.67 लाख है। देहरादून की 16.96 लाख है, मतलब 17 लाख के करीब है 2011 के सेंसस से। और एक इसी में शहर है जो हमने इसमें दिल्ली का किया है, उसकी 1 करोड़ 10 लाख है 2011 में। तो देखा जाए कि 2 लाख के 2.5 लाख के शहर से लेकर 1 करोड़ 10 लाख के शहर के बीच की जनसंख्या, जो मैं 11 की बता रहा हूँ, अभी 25 में, तो उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जनसंख्या होगी। तो क्या वो कंपैरिजन 400 लोगों पर एकदम फिट बैठता है उस जनसंख्या के मानकों के अनुरूप। दूसरा ये भी कि किस तरह की महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। अगर कोई पहली बार या किसी विशेष कारणों से रात को निकल रहा है, तो हो सकता है उसमें थोड़ी असुरक्षा की भावना आ जाए कि कभी रात को निकले नहीं थे, लेट नाइट आज जरूरत पड़ने पर निकल गए। बट अगर यही वर्किंग वुमेन से अगर क्वेश्चन किया जाएगा, जो लेट नाइट ही अपने शिफ्ट्स में जाती हैं या लेट नाइट वर्क करती हैं और अर्ली मॉर्निंग आती हैं, जैसे बहुत सारे लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उनका जो परसेप्शन लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि डेली वो लेट नाइट वर्क में जाती है और अर्ली मॉर्निंग आती है। और अगर कोई दिन में वर्क में जाता है और किसी कारणों से एक दिन उसको रात को निकलना पड़ेगा, तो उसका परसेप्शन लेवल चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसा बताया मैडम ने कि ये डेटा बेस्ड सर्वेक्षण नहीं था, कि क्राइम के आंकड़ों पर नहीं था, किसी ऐसे आंकड़ों पर नहीं था, कि महिला अपराध के आंकड़ों पर नहीं था, छेड़खानी के अपराधों पर नहीं था, ये सिर्फ एक परसेप्शन बेस्ड था। तो परसेप्शन उन 400 लोगों में अगर वो पूछा जाए वर्किंग वुमेन से तो दूसरा होगा, नॉन वर्किंग वुमेन हाउस वाइफ से पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वो दूसरा होगा। जैसे मैंने पर्यटन, तीसरा है कि महिला सुरक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया गया। पूरे सर्वे के अनुसार मुझे कहीं नहीं क्लियर पाया हमारी टीम को कि इसकी परिभाषा सुरक्षा की क्या है, क्योंकि जो एवरेज दिखाया गया है कि 31 शहरों में 64% और 81% कोहिमा का और देहरादून का 60%। तो क्या ये सुरक्षा का बताया गया कितने लोग सुरक्षित हैं, तो फिर ये असुरक्षित कितने लोग हैं। तो देखा जाए तो उस 31 शहरों में परसेंटेज वाइज सभी लोग असुरक्षित महिलाओं के हिसाब से दिख रहे हैं, जो शायद टॉप में हो चाहे वो बॉटम में हो। एक और है दूसरी बात जो बड़ी प्रासंगिक होती है कि क्या आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब क्या उस शहर के लिमिटेशंस है। बहुत सारे शहर ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट रात भर खुले रहते हैं, जैसे मुंबई की नाइट लाइफ है, वो शुरू ही होती, मतलब इसे कहा जाएगा 24/7 चलती है, और नाइट लाइफ 10-11 बजे शुरू होती है और 4 से 5 बजे तक चलती है। कुछ शहर ऐसे हैं जो छोटे होते हैं, जो 10 बजे 8 बजे 9 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है, लोग अपने घरों में चले जाते हैं। तो शहर की एक परिभाषा नाइट लाइफ की अलग होती है। और उसमें परसेप्शन है, जैसे मैंने कहा कि रात में घूमने की स्वतंत्रता, जहाँ मेट्रो शहर है वहाँ रात भर आप घूम सकते हैं, बेरोटो घूम सकते हैं, रात भर बार रेस्टोरेंट होटल खुले रहते हैं, आप जा सकते हैं आ सकते हैं। और कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पर 11-12 बजे के बाद आपका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, शहर बंद हो जाता है। तो डेफिनेटली जब वो वहाँ पर महिलाएं या कोई अगर निकलेगा तो उसको असुरक्षा की भावना महसूस होगी, और जहाँ नाइट लाइफ और नाइट है वहाँ कोई असुरक्षा की भावना महसूस नहीं होगी।
सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न शहरों की सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्या वहाँ की सांस्कृतिक और भौगोलिक परिदृश्यता है, जैसे अगर पहाड़ का कोई शहर है तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होंगी, कोई अगर प्लेन का शहर है तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होंगी। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर मार्केट्स कब बंद होती हैं, कहाँ पर कब खुलती हैं, क्या क्या रहता है उसको, चूँकि ये सिर्फ परसेप्शन बेस्ड सर्वे रहा है। खासकर इसमें 2-3 सवाल इसमें हम लोग ने जो आए, प्रत्येक शहर की कुल नमूनों का आकार क्या था, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि 2 लाख 2.5 लाख के शहर से लेकर 1 करोड़ के ऊपर तक के शहरों का सर्वेक्षण हुआ, बट उसमें जो सैंपल सर्वे है वो 400 से ज़्यादा नहीं है। दूसरा है कि किस तरह की, जैसे मैंने फिर से कह रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन का परसेप्शन लेवल अलग होगा, घरेलू महिलाओं का जो हाउस वाइफ उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा, स्कूल गोइंग बच्चों का जो 18 साल से ऊपर जो कहीं किसी कॉलेज उसमें पढ़ते हैं उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा, और जो वर्किंग वुमेन है उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा। क्योंकि ये जो रिलीज़ किया गया ये कहीं भी आंकड़ों वाइज नहीं, अगर आंकड़े की बात करें जैसा अभी एसपी रेणु मैडम ने बताया कि आंकड़ों के हिसाब से अगर एनसीआरबी का डेटा को मिलाया जाए देश भर के या 31 शहरों का, उन आंकड़ों में देहरादून का परफॉर्मेंस मतलब एवरेज से बहुत ऊपर है। तो इट मीन्स कि ये सिर्फ आधारित है आपके परसेप्शन के आधार पर है। दूसरा, इसमें सामाजिक भिन्नताएं भी होती हैं कि आर्थिक अगर लोगों से पूछा जाएगा, जो गाड़ियों से चलते हैं, कार से चलते हैं, उनका परसेप्शन लेवल उन महिलाओं का अलग होगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा। इसमें रैंडम सैम्पलिंग की बात की आती है कि आपने किस तरह से लोगों को ऑनलाइन सेलेक्ट किया, कि उनको कॉल की या वीडियो कॉल करके या उनसे इंटरेक्ट करके किया। अगर जैसे जो लोग मॉल, कैफ़े या इस जगहों पर जाते हैं, लेट नाइट तक जाते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे उनका परसेप्शन लेवल बताने का अलग होगा। और जो लोग कभी कभी निकलते हैं अपने घरों से, उनका परसेप्शन लेवल या उनके विचार अलग होंगे। तो इस तरह की चीज़ें निकल के आई हैं कि क्या धारणा और वास्तविक अपराध आंकड़ों को मिलाया गया है। अपराध आंकड़े क्या होते हैं, जो एनसीआरबी का जो देश का जो पोर्टल जो जिसमें सभी अपराध आंकड़ों का सभी प्रदेशों के आंकड़े होते हैं, सभी शहरों के आंकड़े होते हैं, क्या उस डेटा को कहीं इसमें लिया गया कि हाँ भाई इस शहर का आंकड़े जो 31 शहर हैं इनमें महिला अपराधों की क्या स्थिति है, महिला अपराधों का कितना अनावरण हुआ है, महिला अपराधों में क्या क्या शिकायतें आई हैं, क्या उन आंकड़ों को एनसीआरबी डेटा जो हमारा ऑफिशियल डेटा है जो है क्या उनसे कहीं भी टैली किया गया, तो वो नहीं किया गया, सिर्फ ये ओपिनियन बेस्ड है। दूसरा है कि क्या इसमें पर्यटक रीजन लिया, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर आप 400 लोगों को फ़ोन करेंगे, किसी पर्यटक को अगर यहाँ फ़ोन करते हैं जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, परमानेंट यहाँ का रहने वाला नहीं, कभी कभी आता है यहाँ पर, तो उसका बताने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया अलग होगा, क्योंकि वो शहर से वाकिफ़ नहीं होगा इतना, और जो यहाँ का मूल यहाँ रहने वाली बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा। तो इसी सब चीज़ों को लेकर जो निकाला गया कि कहाँ आपने क्या टारगेट ग्रुप में छात्र छात्राएँ थी, सीनियर सिटीजन थे, हाउस वाइफ थी, इसका कहीं से कोई क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं है। तो मैं इस सर्वे पर सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक अंतिम टिप्पणी है, विनम्र टिप्पणी कह सकते हैं इसे आप, कि इन सर्वे का तो सम्मान हम करते हैं, चूँकि एक सर्वे कोई भी प्राइवेट एजेंसी करती है, उसके अपने अपने मानक होते हैं, अपनी तरीका होता है। बट अगर इस सर्वे के बारे में वो हमसे शेयर करें, क्योंकि हम इस बारे में अभी लास्ट कंक्लूजन में बताऊंगा, अगर वो शेयर करते हैं कि वो उन्होंने किसको टारगेट किया, किस तरह के बैकग्राउंड के लोगों से पूछा, तो हमारी पुलिसिंग के लिए भी बेहतर होता है, हमारी सरकार या कोई नीतिगत निर्णय लेने में हमें आसानी होती है। अगर हमें पता चलता है कि हाँ भाई छात्र छात्राएं जो स्कूल जाते हैं वो असुरक्षित महसूस करती हैं, या नाइट में जो नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, या सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं, या हमारी हाउस वाइफ्स हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं, या हमारे जो पर्यटक महिलाएं आती हैं यहाँ पर, जो पिलग्रिम्स आती हैं वो असुरक्षित, हमें अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए उस सर्वे से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पुलिस उन बिंदुओं पर उठाकर उसको फोकस एरिया बनाकर उसमें और अच्छा हम परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। और कोई अगर नीतिगत निर्णय सरकार के माध्यम से, प्रशासनिक माध्यम से किए जाने हो तो वो भी करेंगे, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये सर्वे सिर्फ एक साइलेंट है और इसका कोई उसको नहीं मिला। तो इसमें मैं चाहूँगा एक बार आप अपना सवाल भी कर लें, लेकिन इसका आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था वो एक ही पर्पस था, जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एजुकेशनल हब है, यहाँ पर लाखों की संख्या में छात्र आते हैं और छात्राएं भी हैं यहाँ पर, और जो विश्वास के साथ यहाँ पर पेरेंट्स अपने घरों से छोड़कर यहाँ देहरादून में एजुकेशनल हब है वहाँ भेजते हैं, आज उनमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की इस नेगेटिविटी के कारण कि
अनसेफ है। ये बेसिकली सर्वे सेफ्टी का हुआ, अनसेफ्टी का नहीं हुआ कि अनसेफ कौन कितने लोग हैं। कितने % लोग सेफ हैं ऐसे दिखाया गया उनके सर्वे में कि कहीं भी कोई 31 शहरों में कोई भी महिलाएं परसेंटेज के साथ देखें तो 81 के बाद से सब लोग अनसेफ ही हैं। तो मतलब देखा जाए 20%, 30%, 40% अनसेफ हैं। तो सेफ्टी के मानक के हिसाब से अगर मैं कहूँ इसको प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि ऐसे पेरेंट्स जो दूरस्थ स्थानों पर उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी बेटियाँ पढ़ रही हैं, उनके रिलेटिव पढ़ रहे हैं, उनको में कोई पैनिक ना हो। सेकेंड, जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, खासकर जो महिलाएं आती हैं, उनमें कोई पैनिक ना हो कि हम जा रहे हैं देहरादून या कहीं उसको क्रॉस करके जा रहे हैं, लेट नाइट असुरक्षित शहर है, कहीं हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए, तो ये टूरिज्म के लिए सेटबैक ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ एक क्लैरिफिकेशन आपके माध्यम से जाए। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा ऐसे बहुत लोग हैं जो इस रिपोर्ट्स के आधार पर एक परसेप्शन बना लेते हैं। उस परसेप्शन में क्या है कि अनसेफ्टी के मेजर्स को इस तरह हाईलाइट किया जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि जो हमारे जो लोकल लोग हैं, हमारी लोकल जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो रात को निकलते हैं या कहीं अपने कामों से जाते हैं और जो लेट नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनमें कोई भय आप ना हो, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहे। तो सोशल मीडिया में देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, हमारी टीम ने भी बताया